तो हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक्सपोनेंशियल एकेडमी पर। और आज की चर्चा हम इंटीग्रल इक्वेशंस पर करने वाले हैं। बेसिकली तौर पर इंटीग्रल इक्वेशंस के ऊपर सीएसआईआर नेट में कितने टॉपिक्स, कितने चैप्टर्स और किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और इसके पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे एक सॉर्टेड वे में, ताकि हमारा सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होने वाली है उसमें पूरी तरीके से कवर अप हो सके। ऐसे में हम यहाँ पर बेसिकली तौर पर बात कर लेते हैं कि सीएसआईआर नेट के अंदर कितने टॉपिक्स इस चीज़ों से हमें देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करते हैं इन पोर्शन से, तो आप देखेंगे 2011 से लेकर के 2025 तक में इसके जो भी एग्जाम्स हुए हैं, इसके क्वेश्चंस के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं। इसके बजाय कि आपको कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चंस तो हमेशा देखने को मिलती ही हैं। आप इसके एक सीक्वेंस वे में देखेंगे तो ये S1 जो लिखा हुआ है, ये आपको 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ M1 जो हम डिनोट करके चले हैं, वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप कोई भी ईयर उठा करके देखेंगे, आपको 2-4 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम हॉल में दिखेंगी। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक्स है, जिसमें आप एक कंसेप्ट लगाते हो, हल्का सा फॉर्मूला, और फिर जब आप इसको बनाते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से ये रिजल्ट भी दे देता है। तो आइए इस टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। इसमें मोटा मोटी आपको 7 के करीब चैप्टर्स पढ़नी है, जिसमें आप वेरिफिकेशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्जन, तीसरा इवेल्युएशंस ऑफ resolvent kernel of Volterra integral equation, solution of Volterra integral equations with the help of resolvent kernel, solution of Volterra integral equations by the Laplace transformation, और जहां पर हम डिफरेंशिएशंस के भी मेथड सीखेंगे इसके अंदर। फिर हम सॉल्यूशंस ऑफ फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन या सेपरेबल कर्नल के थ्रू फिर बनाना सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ हम लोग रिजॉल्वेंट कर्नेल के हेल्प से निकालेंगे। इसी के अंदर में हम टॉपिक्स और भी डिस्कस करेंगे, जहां पर होमोजीनियस के केस को लेकर के पढ़ेंगे, जिसमें हम आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर के रिलेटेड भी कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये मेनली तौर पर आपके 7 चैप्टर में ये छोटी छोटी टॉपिक्स है जो यहाँ पर हमने आपको मेंशंस करके दिया भी है। ठीक है, तो हम उन तमाम टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और मेनली तौर पर जो आपकी क्वेश्चन बनती है वो बेसिकली तौर पर 7, 6 और 2 चैप्टर से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलती है। लेकिन हम हर एक पोर्शंस को कवर करेंगे, क्योंकि हर एक से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन ईयर बाय ईयर चेंजिंग करते हुए रहा है। आइए फटाफट हम इंटीग्रल इक्वेशंस की शुरुआत करते हैं, तो वो हमारी बेसिकली ठीक ठाक रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशंस मेनली तौर पर क्या है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तौर पर अगर आप एक इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करें, तो मेनली अगर किसी इक्वेशंस में इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व है, और इंटीग्रेशंस के बाहर भी एक अननोन फंक्शन है, इंटीग्रेशंस के अंदर भी एक अननोन फंक्शन है, इस टाइप की अगर आपके पास कोई चीज़ें दिख रही हैं, तो विद दैट मीन्स कि वो एक इंटीग्रल इक्वेशंस है। इसकी आइडिया लेने के लिए हम सबसे पहले इसकी एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, ताकि आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ जनरल फॉर्म पर बात कर रहे हैं कि आखिर एक इंटीग्रल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो वो होता है hx ux, और दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास देखने को मिलती है fx प्लस का लेमडा। यहाँ पर लोअर लिमिट में ax, अपर लिमिट में आपको देखने को मिलती है bx। यहाँ पर एक टर्म आती है kx एंड t, और फिर यहाँ से हो जाते हैं ut एंड dt। ठीक है, इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को और भी तरीके हैं लिखने के, कि वो क्या कर सकता है कि आप u के जगह पर वो कई बार y करके भी लिखता है। जैसे हम मेनली तौर पर ऐसे आपको बता देते हैं, कॉपी। ठीक है, तो कई बार वो इंटीग्रल इक्वेशंस में क्या करता है, u के जगह पर केवल y लिख देगा, तो वो इस फॉर्म में भी कई बार आपको देखने को मिलती है।
कई बार वो क्या करेगा कि इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को हो इसी इंटीग्रल इक्वेशंस को वो इस फॉर्म में भी आपको लिख करके दे सकता है, मेनली तौर पर जहां पर ये सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। बस जहां पर आपको पास टी दिख रहा है वहां पर थोड़ी सी चेंजिंग करके लाएगा और वो क्या करेगा, इसको ये लिखेगा एक्स, यहाँ पर जाई और यू जाई और डी जाई, ऐसे वो लिख करके चलेगा। लेकिन इन सब का कोई मरो मतलब है नहीं, बस ये एक वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन है जो चेंज कर रहा है। लिखने का तरीका है, सभी ऑथर का अलग अलग बुक्स में लिखने का अपना टेस्टिंग है, वैसा उन्होंने यूज किया है। लेकिन मोटा मोटी हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि इस इंटीग्रल इक्वेशंस में एक तरफा एच एक्स यू एक्स दिख रही है, यानी इधर हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स एक्स फंक्शन है, यहाँ पर लेमडा लोअर लिमिट अपर लिमिट के एक्स टी यू टी डी टी इस टाइप की आपके पास दिख रही है। तो मेनली यही चीजें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है। ये जो दो फॉर्म हमने लिखा है वो बस उसी से बनाए हैं, बस अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप सबसे पहले इस लेमडा की जानकारी चाहते हो हमसे तो सिंपल बताएंगे कि ये लेमडा जो है भैया वो आपके पास पैरामीटर है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली तौर पर ये इंटीग्रेशंस के अकॉर्डिंग जब ये चेंज करती है, जैसे ये कभी 1 2 कभी हाफ हो जाएंगी, इस वजह से हम इसका नाम पैरामीटर रखते हैं। बेसिकली तौर पर यहाँ आप जो देख रहे हैं के एक्स टी, इसे बेसिकली तौर पर हम कर्नल ऑफ इंटीग्रेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, दैट सिंपल सी मतलब है। अगर आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं ए एक्स की, तो ये आपके पास एक लोअर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगी, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3 हमेशा एक कांस्टेंट होती है। लेकिन जब आप अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट यहाँ दो तरीके की हो सकती है। अपर लिमिट आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है और आपके पास यहाँ पर वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है जी, इतनी बातें। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या होती है कि इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का नाम बदल जाता है, और जब वेरिएबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का कुछ अलग नाम हम लोग करते हैं। तो जब कांस्टेंट होता है तो हम इसे फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें वेरिएबल्स की तो हम इसे बेसिकली तौर पर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। आएंगे इस पर तो डिटेल चर्चा करेंगे जब हम एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर लेंगे। लेकिन अभी इतनी बात हम लोगों ने समझा कि अपर लिमिट दो कंडीशंस रख सकती है, कभी वो कांस्टेंट हो सकता है कभी वेरिएबल। अगर कांस्टेंट हुआ तो ये पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का नाम बदल करके हम फ्रेडोल रख देंगे, और अगर वेरिएबल हुआ तो हम वोल्टेरा की तरफ चलेंगे। इतनी बात ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स के जगह कई बार 0 हो सकती है, एक्स का कोई टर्म हो सकता है, तो बेसिकली तौर पर ये हमारे पास रहेंगी। ठीक है, यू एक्स आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं, ओहो, यहाँ पर जो आप यू एक्स देख रहे हैं या यहाँ पर जो यू टी देख रहे हैं, दोनों सेम ही चीज है। जैसे कई बार आप यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसी को जब आप यू टी लिखोगे तो दिस मीन्स जहाँ एक्स है वहां पर क्या हो जाएंगी, टी हो जाएंगी, यानी दोनों एक ही चीज है, बस दो जगह पर यूज होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन के अंदर यूज कर रहे होंगे यू एक्स को तो बस टी के टर्म में चेंज करके लिखेंगे। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके यहाँ पर चलनी होती है। ठीक है, एच एक्स की बात करेंगे तो एच एक्स की वैल्यू आपके पास चेंज होते रहती है। कई बार एच एक्स की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या कई बार वो 0 और 1 को छोड़ के हो सकता है, या बाकी सारी चीजें भी यहाँ आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी। लेकिन मेनली तौर पर वो एच एक्स की एक कंडीशन है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक मोटा मोटी एक जनरल इक्वेशन से ये समझा है कि एच एक्स क्या हो सकती है, कई बार 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कई बार 0 और 1 को छोड़ करके कुछ भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। यू एक्स और यू टी क्या है, दोनों एक अननोन फंक्शन है, आप ये भी कह लो, ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, अननोन फंक्शन है। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें निकालनी पड़ती है,
और इसी का तो निकालने का ये पूरा प्रोसेसिंग है। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि वो 0 हो सकता है, 1 2 3 या एक्स का कोई टर्म हो सकता है, तो दैट मीन सिंपल सी लॉजिक है। लेमडा आपके पास पैरामीटर है और एक्स लोअर लिमिट है जो हमेशा कांस्टेंट होगा। अपर लिमिट कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकती है। कांस्टेंट होने पर पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का फ्रेडोल नाम हो जाएगा और वोल्टेरा होने का केस तब होगा जब वो ऊपर वाला वेरिएबल हो जाए। के एक्स टी आपके पास कर्नल है, यू टी आपके पास एक अननोन फंक्शन के रूप में हम लोग यहाँ यूज करके चल रहे हैं। अब इसी चीज को थोड़ी सी और हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए इस पर थोड़ी सी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस पर बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होती है कि किस केस में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है या इसके अकॉर्डिंग नाम वगैरह कैसे चेंज होती है, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली तौर पर अगर हम सबसे पहला केस लें, ठीक है, देखो, ओहो, देखो, मेनली तौर पर अगर हमारे पास एच एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, तो अगर हमने पहला केस लिया कि एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो कैसा दिखेगा। जब एच एक्स की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो यहाँ आप 0 रखोगे, 0 इंटू समथिंग करके ये जो पूरा क्वांटिटी है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि अगर 0 इंटू यू एक्स भी अगर आप करते हो तो फाइनली ये कितना बनेगा 0। दैट सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में एफ एक्स बचेगा। एंड यहां से अगर आप देखोगे तो प्लस का एच नहीं सॉरी लेमडा, और इन दिस केस यहाँ पर अगर आप देखोगे ए एक्स, यहाँ से बी एक्स, और यहाँ पे कर्नल ऑफ एक्स टी एंड यू टी डी टी ये देखने को मिलेगी। तो इन दिस केस जब ऐसा केस होता है तो कई बार वो क्या करता है कि एफ एक्स को इधर भी ला सकता है। तो जब एफ एक्स को इधर ले लाएगा तो माइनस का साइन अगर हमारे पास ऐसा आ गया तो यहाँ पर हमारे पास लेमडा ए एक्स की टर्म आ गया, यहाँ पे बी एक्स हो गया। दिस मीन्स यहाँ पर कर्नल ऑफ एक्स टी एंड यू टी डी टी हमें देखने को मिलेंगी। तो जब कभी भी ऐसा हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में यू एक्स का कोई टर्म ना दिखे, क्योंकि मेनली तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो यू एक्स का टर्म यहाँ से गायब हो चुका है, यू एक्स का टर्म यहाँ से गायब हो चुका है जो ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन है। तो जब यू एक्स का टर्म अगर गायब हो जाए तो ऐसे इंटीग्रल इक्वेशंस को हम एक नए नाम से पुकारते हैं, और वो नया नाम क्या है तो आइए जी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब कभी भी आप मेनली तौर पर ये कहोगे कि आपका सॉरी क्या क्या हो रही है, हाँ मेनली तौर पर आप ये कहोगे कि जब कभी भी आपके पास जो एच एक्स है वो 0 हो जाएंगी तो वहां से यू एक्स का टर्म गायब हो जाएगा। ऐसे केस में इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का नाम बदल करके हम इसे इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ करके चलनी है आपको कि अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशंस में यू एक्स का टर्म अगर गायब हो चुका है तो दैट मीन्स कि वो एक इंटीग्रल इक्वेशंस है। और वो किस तरीके का, तो भाई साहब वो एक तरीके का फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल इक्वेशंस है। ठीक है, दैट सिंपल। अब हम चलते हैं दूसरे केस पर, केस नंबर 2, जहां पर हम चीजों को ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो इस बार हम लोग यहां से लेंगे एच एक्स इज इक्वल टू 1। तो एच एक्स इज इक्वल टू जब आप 1 लोगे तो जब आप इस इंटीग्रल इक्वेशंस को देखो तो इस इंटीग्रल इक्वेशंस में आपको ध्यान में रहेगा कि जब आप एच एक्स को 1 लोगे तो 1 इंटू यू एक्स यहाँ पर फाइनली बनेगा आपके पास यू एक्स, और यू एक्स इज इक्वल टू आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो कि एफ एक्स प्लस का लेमडा, यहाँ से लोअर लिमिट और यहाँ से आपके पास अपर लिमिट, और मेनली तौर पर कर्नल ऑफ एक्स टी एंड यू टी डी टी, यही आप लिख करके चलोगे। तो इस तरीके की जब भी आपके पास कोई टर्म रहे कि जिसमें यू एक्स इन्वॉल्व हो, केवल यू एक्स, इधर और कोई कांस्टेंट वगैरह ना हो, 2 3 4 कुछ ना हो, केवल यू एक्स हो, तो इन दिस केस इस टाइप के जो भी आपके पास इंटीग्रल इक्वेशंस आती हैं, इस इंटीग्रल इक्वेशंस को हम लोग मेनली तौर पर इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। अब यहां पर सवाल उठता है कि
सर अगर 0 और 1 को छोड़ के कुछ और हो, मान लेते हैं ux के पहले 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो हम उसको उधर भेज करके उसे सेकेंड काइंड बना सकते हैं, दैट इनफ है। अदरवाइज यहाँ 2 3 4 5 रहे तो उसे हम थर्ड काइंड कह सकते हैं, या दैट सिंपल है कि वो ऐसा हम लिख सकते हैं कि हाँ चलो 2 है थर्ड काइंड लिखो, 4 है ux के पहले थर्ड काइंड लिखो, 5 है थर्ड काइंड लिखो। लेकिन हमारा पूरा इंटीग्रल इक्वेशंस यही दो पर काम करती है, या तो वो फर्स्ट काइंड होगी या तो सेकंड काइंड। तो हम मेनली तौर पर इंटीग्रल इक्वेशंस को यही दो आधारभूत पर पढ़ेंगे। अगर इधर कोई कांस्टेंट और दिखे तो उसको उधर भेजो, सेकंड काइंड बनाओ और सॉल्व करो। तो फाइनली हम यहीं तक चर्चा करते हैं। तो ये दो केस यहाँ पर रही जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है, तो इसे भी हम लोग फाइनली कहीं पर रख लेते हैं, इस डिटेल को भी हम कहीं पर रखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज की तरीके का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कलर फलर कर लो, इसको एक बॉक्स में डाल लो, अच्छी लगेंगी चीज़ें। कुछ कलर डाल दें, ओह नन कर लो, फ्रेम में हम रेड मार्किंग कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास नेक्स्ट दिखाई दे रही हैं वो ये है कि आपके पास इस fx की जानकारी ले लो। अब ये जो fx है, ये fx आपके पास दो केस शो करती है कि अगर ये fx एक बार 0 हो जाए या ये fx 0 ना हो, ठीक है जी। तो जब कभी भी आपके पास fx 0 हो जाती है, इस तरीके से हम इसे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। ओहो, शॉर्ट में लिखो, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। अगर ये 0 नहीं हुआ तो हम इसे फिर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस कहेंगे। दैट सिंपल सी लॉजिक है जिसको समझ करके चलनी है। यानी हमने सीखा कि ये जो fx है वो दो तरीके की बिहेव करती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये fx की जगह कुछ हो ही ना, 0 हो जाए। और अगर ये 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो केवल यहाँ से टर्म आपकी शुरुआत होंगी, जहाँ से लेमडा वाला है वहां से कोई टर्म स्टार्ट होंगी। तो वहां से जब कोई टर्म स्टार्ट होंगी तो वो होमोजीनियस केस होगा। लेकिन अगर यहाँ 1 हो जाए, 2 हो जाए, या कोई x का टर्म हो, x स्क्वायर का, साइन x कोस x, यानी कुछ x का टर्म दिख रहा है या कोई कांस्टेंट दिख रहा है, तो फिर वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा दिखे, यानी कि अगर आप ऐसा लिखो hx इज इक्वल टू लेमडा a टू b एंड यहाँ से कर्नल ऑफ xt एंड ut dt, तो इन दिस केस अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से शुरुआत होंगी, लेमडा से शुरू हो रही है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस केस बनेगा। और अगर वो लेमडा से शुरू ना हो रही हो, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो, जैसे x हो या कोई कांस्टेंट वगैरह हो, तो इन दिस केस हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि भाई साहब वो आपके पास कैसा है, तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस है। इतनी बात को पकड़ के चलनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सिंपल साधारण सा ये हमारी बात रही कि हम यहाँ दो बातें पकड़ के चले कि fx अगर 0 हो तो होमोजीनियस, 0 को छोड़ के अगर वहां कोई टर्म है तो इसका मतलब है कि वो नॉन होमोजीनियस। तो पहचानोगे कैसे शॉर्टली कि अगर लेमडा से ही केवल टर्म स्टार्ट हो, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे तो ये गायब हो गया तो वो होमोजीनियस, लेकिन अगर कुछ टर्म है लेमडा से पहले, इसका मतलब है कि वो नॉन होमोजीनियस। पहचानने का ये शॉर्टली तरीका है। यहाँ पर फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को पहचानने का क्या तरीका है कि अगर ux का टर्म आपको लेफ्ट में नहीं दिख रही है, फर्स्ट काइंड, ux का टर्म लेफ्ट में दिख रही है, सेकंड काइंड। अब यहाँ पर आ जाओ, एक तीसरा केस कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे देखते हो कि अपर लिमिट में आपके पास यहाँ bx के जगह पर कई बार अगर नंबर दिखे, 1 दिखे या आपके पास 2 दिखे, तो भाई साहब ये आपके पास हो जाएंगी कांस्टेंट के जैसा। और अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ दिख जाए, x दिखे, एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ दिखे, तो भैया वो हो जाएंगे वेरिएबल के जैसा। दैट सिंपल सा लॉजिक है जिसको आपको समझ करके चलनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत ही सिंपल साधारण यहाँ टिकाऊ एक बात बताएंगे जो आपको समझ के चलनी है, ठीक है। जैसे आप इस इंटीग्रल इक्वेशंस को देखो,
एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ी सी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे हम लोग। तो पहले इसको कहीं पर निपटाना कर लेते हैं, क्योंकि इसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो साइड में कर लेना। हाँ 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 हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रह गया हमारा पूरी कंसेप्ट। ओहो 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 ओहो, चलिए जी, अब यहाँ से जो बातें बता रहे हैं ध्यान से समझो कि इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस का जब हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, यानी कि नेमिंग करेंगे कि ये किस टाइप का है, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखनी है। वो 3 बातें क्या? कि वो फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, और तीसरा वो फ्रेडोल है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यही तीनों के वजह से नेमिंग हमारे पास होती है। समझ गए? यानी अगर हमारे पास फर्स्ट काइंड की केस आ रही है, वोल्टेरा की आ रही है, होमोजीनियस की आएंगी, तो हम क्या लिखेंगे कि ये होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ऐसा हो सकता है कि सेकेंड काइंड आए, वोल्टेरा आए, नॉन होमोजीनियस आ जाए, तो नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड लिखेंगे। इस तरीके की होंगी। हो सकता है कि होमोजीनियस हो, ये हो और ऊपर वाला हो, तो होमोजीनियस फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड ऐसे लिख सकते हैं। तो मेनली तौर पर आपको समझनी है कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है, नेमिंग होने वाली है इंटीग्रल इक्वेशंस की, वो 3 बात पे डिपेंड करेंगी कि फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, ऊपर वाला लिमिट कांस्टेंट है या वेरिएबल यानी फ्रेडोल है, या आपके पास वोल्टेरा। तो भाई साहब इसी पे चर्चा हमारी होती है। इतनी बात हो चुकी है, तो आइए हम 1-2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं और इसी आधारित हम आपको क्लासिफिकेशंस करके दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ें और हैं जो आपको बता दे रहे हैं, जो नोट पॉइंट में आप यहाँ पर मेंशन कर लो कि नोट पॉइंट में ये है कि भाई साहब यहाँ जो आप एच एक्स देखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो एफ एक्स देखते हो और यहाँ जो यू एक्स देखते हो या इसी से बना हुआ यू टी जो आप देखते हो, ये या सॉरी यहाँ पर जो आप ये कर्नल देखते हो एक्स टी, ठीक है, ये तो आप जब एफ एक्स यू एक्स टी या कर्नल जो देखते हो, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये नोन होते हैं। नोन नोन कहने का मतलब है कि ये पहले से आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब आप यू एक्स की बात करते हो, यू टी की बात करते हो, तो ये आपको पास दिया हुआ नहीं रहेगा, यही आपको निकालनी होती है। तो हम इसे अननोन कहते हैं या अननोन फंक्शन कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ के चलनी है। और ऊपर वाले को हम नॉन फंक्शन कहते हैं क्योंकि इसकी डिटेल इंटीग्रल इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। ठीक है जी, तो ये 2 बातें थी, हमने मेंशन कर दी है। आइए अब फटाफट क्लासिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। नेमिंग करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। हम यहाँ पर फटाफट एग्जाम्पल्स को लिखते हैं और आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से इसे हम कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है मेनली तौर पर कि हमारे पास है यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 0 टू एक्स एंड ई टू द पावर एक्स माइनस का टी एंड यू टी डी टी। हमारे पास ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, हम एक बार उन सारे इंटीग्रल इक्वेशंस को एक एक बार मेंशंस करके लिख ले रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ किस तरीके से इसे पहचानना है और बाकी सारी चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस का लेमडा 0 टू एक्स एंड यहाँ पर हमने लिख लिया साइन एक्स माइनस का टी एंड यू टी डी टी हमने लिखा है। तीसरा इंटीग्रल इक्वेशन हम ऐसा लिख रहे हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू 3 0 टू 4 एंड यहाँ पर साइन एक्स माइनस का टी एंड यू टी डी टी हमने ये लिखा। चौथा इंटीग्रल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो मेनली तौर पर हम ऐसा कुछ लिखें
एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 6 प्लस 302x या मेनली तौर पर 4 और e टू द पावर x माइनस प्लस का t एंड ut dt, एक ये लिख लिए। इसके अलावा एक लास्ट हम फ्रेडोल टाइप का बनाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे मिलने की कोशिश करेंगे। तो एक हम लोग ऐसा लिखें ux इज इक्व टू कैसा लिखते हैं साइन x प्लस का 0 टू x और यहाँ से लिख लिए साइन x माइनस का t एंड ut dt एंड प्लस x टू 2 और यहाँ पर साइन x माइनस का t एंड ut dt हमने ये एक इंटीग्रल इक्वेशन से लिखा है। तो मेनली अभी तक हमारे पास 5 इंटीग्रल इक्वेशंस मेनली ले ली हैं। अभी नहीं 5 से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं और इसी से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी टोटली है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिबल इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पहला इंटीग्रल इक्वेशंस को देखें और आप समझने की कोशिश करें कि इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला कि ये किस काइंड का है, दूसरा अपर लिमिट आपके पास कांस्टेंट है या वेरिएबल, और यहाँ पर fx आपके पास क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ux का टर्म दिख रही है। तो आपको हमने 2 ही बात बताई थी कि अगर लेफ्ट तरफ ux का टर्म ना दिखे, फर्स्ट काइंड दिख रहा है, दैट मीन्स सेकेंड काइंड। तो इससे एक बात का पता लगा कि ये हमारे पास कुछ भी बनेगा लेकिन सेकेंड काइंड बनेगा। ठीक है जी। हमने एक बात बताया था कि अगर लेमडा से पहले, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू 2 दिख रही है आपको, ठीक है, तो लेमडा से पहले यहां पर अगर कोई टर्म आपको दिख रही है, दिस मीन्स वो fx है। और अगर fx आपके पास 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है जी, इतनी ही बात है। तीसरा, ऊपर वाला आपके पास वेरिएबल दिख रही है क्योंकि x है, तो जब यहाँ पर आपको पास वेरिएबल दिख रही है तो भाई साहब ये वोल्टेरा हो गया आपके पास। तो इससे हमें नेमिंग करने में आसान होगा। तो हम इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशन का नेमिंग करेंगे कि ये होगा आपके पास नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड है, सेकेंड काइंड। तो हम यहां पर लिखेंगे सेकेंड काइंड, दैट सिंपल सा लॉजिक। सेकेंड वाली केस में अगर हम चर्चा करें तो आइए फटाफट इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अगर आप इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशंस में देखेंगे तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी ux का टर्म नहीं है। तो ux का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस x को उधर भेज सकते हो। थोड़ा सा इसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो कर लो। तो 0 दिस इज इक्वल टू x उधर जाएगा तो 3 माइनस का x प्लस यहाँ पर लेमडा 0 टू x, यहाँ पर बच गया है साइन x माइनस का t एंड ut dt। अब यहां से एक बात समझने वाली ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ux का कोई भी टर्म नहीं है। तो जब आपके पास ux का कोई टर्म नहीं है तो दिस मीन्स इससे आप लिख सकते हो कि भैया ये आपके पास फर्स्ट काइंड है। ठीक है, यानी ux 0 हो गया, फर्स्ट काइंड। यहां पर लेमडा से पहले आपको कुछ टर्म दिख रही है 3 माइनस का x, दिस मीन्स fx आपके पास 0 तो हुआ नहीं, और 0 नहीं हुआ इसका मतलब है कि भैया ये नॉन होमोजीनियस हो गया केस आपका। ठीक है, और ऊपर में आपके पास यहाँ वेरिएबल भी दिख रही है। तो इसका मतलब एक बात समझ करके चल सकते हैं कि ये आपके पास नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, शॉर्ट में VIT लिख दिए, ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो ये हमने यहां से मेंशन कर दिया। थर्ड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाले केस में यहाँ ux का टर्म है, इसका मतलब ये सेकेंड काइंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लेमडा की जगह पर 3 है लेकिन उससे पहले कोई टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के एक बात समझने वाली है कि fx कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास होमोजीनियस केस बनाएगा। ठीक है जी। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब है कि हम इसे फ्रेडोल कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये पहला बात है कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, और होमोजीनियस फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड है, सेकेंड काइंड। तो हम लिखेंगे सेकेंड काइंड। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको समझनी है।
अब इस वाले इक्वेशंस में आएंगे तो देख लो इधर कहीं भी x का कोई टर्म नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे सेपरेट करके एक बार ठीक भी कर सकते हो। जैसे देखो इधर आपके पास 0, इधर आ जाएगा तो 6 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3, 0 to 4, और यहाँ से 4 और a टू द पावर x माइनस का t एंड ut dt, ये दिख रही है आपको। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहां पर बात करें, इन दिस सिचुएशन यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर आपके पास ux की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी ux का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये हमारे पास बना फर्स्ट काइंड का। और यहां पर देखो लेमडा से पहले कुछ टर्म है, यानी आप कह सकते हो कि fx 0 तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो गया, ठीक है। और अगर आप अपर लिमिट की बात करते हैं 4 को, तो 4 आपके पास फ्रेडोल हो जाएंगी। क्यों भैया फ्रेडोल हो जाएंगी? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इन सारी बातों से एक बात लिख सकते हैं कि ये आपके पास नॉन होमोजीनियस फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन, शॉर्ट में FIE ऑफ कौन सा काइंड? तो भैया ये फर्स्ट काइंड है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट काइंड, ठीक है। इतनी बातें हैं। अब इस इक्वेशंस में आते हैं जहां पर ये लास्ट सिचुएशन है, और इसी के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नेमिंग क्लासिफिकेशंस के ऊपर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास ux तो दिख रही है, तो ux जैसे ही दिखा आपके पास सेकेंड काइंड हो गया, ठीक है। यहां पर दो इंटीग्रल इक्वेशंस दिखा है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेनली ये दिमाग में ये रखनी है कि भैया दो इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले यहां पर इंटीग्रल से पहले कुछ ना कुछ टर्म है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो लेमडा की जगह यहाँ लेमडा होना चाहिए, लेमडा नहीं है तो लेमडा का वैल्यू 1 कंसीडर कर लो, 1 इंटू समथिंग, सेम चीज है, लेमडा की वैल्यू 1 हो गई है, इससे कोई मतलब है नहीं। अगर कुछ भी इंटीग्रल आगे इक्वेशन से पहले कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 1 है। लेकिन जब इंटीग्रल इक्वेशन से पहले कुछ टर्म है, यानी कि हमने एक बात सीखा कि fx तो आपके पास 0 नहीं है, और अगर fx 0 नहीं है इसका मतलब है कि भैया ये आपके पास नॉन होमोजीनियस हो गया। अब बात होती है कि यहाँ पर इसे वोल्टेरा लिखेंगे या फ्रेडोल लिखेंगे, चर्चा तो यही होंगी, क्योंकि इंटीग्रल हमारे पास दो है और एक में चल रही है 0 से x और दूसरा x से 2। तो ऐसे इक्वेशंस में हम लोग लास्ट वाले पोजीशंस को देखेंगे, यानी पहले वो 0 से x चला और फिर x से वो 2 चला, तो लास्ट वाला पोजीशन आपका कांस्टेंट है। तो लास्ट वाला पोजीशन आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट की वजह से आप इसे फ्रेडोल लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बातें हैं। तो जब ये लास्ट वाले इक्वेशन से आप इसे फ्रेडोल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे नॉन होमोजीनियस फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड लिखेंगे? तो ये सेकेंड काइंड लिखेंगे। तो मेनली हमने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया कि जब अभी मतलब इंटीग्रेशन एक या एक से ज्यादा भी रहे, तो आपको उससे फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको देखना है कि यूएक्स है या नहीं है। एफएक्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ कोई टर्म है तो वो होमोजीनियस, नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। यहाँ पर सवाल उठती है कि फ्रेडोल लिखेंगे या वोल्टेरा, तो उसके लिए लास्ट पोजीशंस को देखनी है इंटीग्रल का। तो पहले 0 से x गया, x से 2, तो लास्ट पोजीशन 2 था और जो कि कांस्टेंट है। ऐसे केस में ये फ्रेडोल इंटीग्रल बनेगा। और अगर ऐसा होता है यहाँ भी 0 to x, यहाँ भी 0 to x, तो दोनों जगह पर x अगर होती तो भाई साहब वो वोल्टेरा बनता, क्योंकि दोनों जगह वेरिएबल है। या दोनों जगह पर अगर हमारा कांस्टेंट चलता 0 to 1, 0 to 2, तो फिर ऐसे केस में वो फ्रेडोल बनता, क्योंकि बेसिकली तौर पर दोनों जगह कांस्टेंट है। इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलनी थी, तो इसी के साथ हमारी क्लासिफिकेशन खत्म होती है। तो हम लोग एक नए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, और जिसका नाम है वेरिफिकेशन, ठीक है। और इस टॉपिक्स में हमें क्या देखने को मिलेंगी, वो भी पहली बात आप समझ लीजिए कि जैसे आपको एक इंटीग्रल इक्वेशंस दिया रहेगा, और कहीं ना कहीं दूसरी बात यूएक्स का आपके पास एक वैल्यू दिया रहेगा, और आपको कहा जाएगा कि वेरीफाई करिए कि जो यूएक्स है वो इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसका फायदा कहाँ मिलेंगी कि कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्या ये जो यूएक्स है इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यही मेथड हमें ये बताने के लिए या चेक करने में मदद करेगा
कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशंस का अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करते ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इंटीग्रल इक्वेशंस आपके सामने रख रहे हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशंस यहाँ पर हम ले रहे हैं और वो इंटीग्रल इक्वेशंस ऐसा है ux इज इक्वल टू मेनली तौर पर 1 माइनस का x है, ठीक है। और आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशंस है मेनली तौर पर वो ऐसा कुछ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 टू x और यहाँ पर मेनली तौर पर e टू द पावर x माइनस का t एंड ut dt ये आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशंस दिया है। अब अगर इस इंटीग्रल इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे तो इसका नेमिंग आप आसानी से कर सकते हो। ux नहीं है दैट मीन्स ये फर्स्ट काइंड हो गया, ऊपर में x है वोल्टेरा हो गया, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है यानी कि होमोजीनियस हो गया। चलो ठीक है, यानी आपको अब क्या करनी है कि ये ux दिया हुआ है, ये इंटीग्रल इक्वेशन दिया है, वेरीफाई करना है कि जो ux है वो इसका सॉल्यूशन है। तो बस क्या करेंगे कि जहां पर ux दिखेगी ये वैल्यू को डालेंगे, या इसी से हम एक बात कह सकते हैं कि हम मेनली तौर पर इस वाले टर्म से ut निकाल सकते हैं। और ut कैसे निकलेंगी, तो जहां x है वहां पर आप t लिख सकते हो और बाद में आप इसी ut का इस इंटीग्रल इक्वेशन में यूज कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर किसी भी आपको ux के लिए ये सेटिस्फाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है तो बस इसका यूज करके LHS इज इक्वल टू RHS अगर आप ले आते हो तो दैट मीन्स कि भाई साहब आपने वेरीफाई करके दिखा दिया कि हाँ वाकई ये इसका सॉल्यूशन है। तो आइए इसी के थ्रू हम यहाँ पर करके इसको देखते हैं कि वाकई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है, इसको एक तरफा यहाँ पर रखते हैं, इसको हम लोग इधर उठा के लाते हैं, ठीक है, एक लाइनिंग में रहेगा तो अच्छी लगेगी। अब यहाँ से फाइनली हम लोग इसके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आइए कैसे करते हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेनली तौर पर आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो पहले आप लिख लो। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल इक्वेशंस है x इज इक्वल टू 0 टू x और यहाँ से e टू द पावर x माइनस का t एंड यहाँ से ut dt। तो यहाँ तक लेफ्ट तरफ तो आपको आराम से यहाँ दिख रही है, वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x है और इधर आपके पास राइट हैंड लिमिट में ये पूरा इंटीग्रल है। तो बस हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके x ले लाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को ले करके हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में 0 टू x है, e टू द पावर x माइनस का t और यहाँ से आपको दिखेंगे ut एंड dt। ठीक है जी। अब इसे फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होंगी, 0 टू x e टू द पावर x माइनस का t और ut के जगह पर हमने यहाँ पर निकाल ही लिया था, हमें दिया हुआ था ux, x के जगह t रखें तो ut नहीं मिल गया। तो ut की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस t एंड ये हमारे पास हो गया dt। ठीक है। अब आप लोग को बेसिकली तौर पर ये पता है कि जब इंटीग्रेशंस में दो का प्रोडक्ट होता है तो हम उसको u इंटू वी रूल्स के थ्रू बनाते हैं, यानी आइलेट रूल के थ्रू। ऐसे केस में हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि इस वाले फंक्शंस को हम फर्स्ट काइंड नाम देते हैं और इसे हम सेकेंड काइंड, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि आइलेट रूल क्या होती है, कि आइलेट रूल में सबसे पहले इनवर्स को देते हैं हम लोग प्राथमिकता, फिर हम लोग लॉगरिथमिक को प्राथमिकता देते हैं, फिर हम लोग अलजेब्रिक को प्राथमिकता देते हैं और फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को प्राथमिकता देते हैं और फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात करते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मान लिए और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो दैट मीन सेकेंड। अब इसके थ्रू जब हम आइलेट रूल लगाएंगे तो होता क्या है फॉर्मूला बेसिकली तौर पर, तो वो भी हम यहाँ पर एक बार मेंशन कर लेते हैं कि अगर आपके पास u और v दो फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहला फंक्शन अगर इसको आप मान रहे हो फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान रहे हो सेकेंड फंक्शन है, तो जो पहला फंक्शन है उसको बाहर रखते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन देते हैं। अब जिसे छोड़े हैं उसका पहला डेरिवेटिव करते हैं
और दूसरे वाले का तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा। अब जब ये दोनों हो जाती हैं तो फिर से हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात है, सेम चीज यहाँ पर हम यूज करेंगे। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 माइनस टी को हम निकाल लिए बाहर, इस सेकेंड वाले का करेंगे इंटीग्रेशन x माइनस का t। ठीक है जी, माइनस अब यहाँ जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर लो। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो भाई साहब यहाँ t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल आपका t के चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएंगी 1 माइनस का t, और नेक्स्ट अगर आप इसे देखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे u टी द पावर x माइनस टी एंड यहाँ से dt, और फाइनली जब ये दोनों हो जाएंगे तो इन दोनों का एक बार और इंटीग्रेशन होगा, किसके टर्म में, तो t के टर्म में होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो देखो हमारे पास 1 माइनस का t है। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x माइनस टी का e टू द पावर x माइनस टी। अब क्योंकि वेरिएबल t है तो t का कोफिशिएंट -1 है, तो दिस मीन्स माइनस आ जाएगा डिवाइड में, दैट सिंपल सा लॉजिक। माइनस यहाँ से अगर बात करेंगे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर t का हो जाएगा 1, तो 0 माइनस का 1 आया। यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x माइनस का t ही बनेगा, लेकिन t के टर्म में चल रहा है तो भाई t का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड और dt। तो ये हमारे पास अभी तक हो करके आ चुका है। और जो आपके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट है उसकी भी कंसेप्ट यहाँ 0 से x तक आप ले सकते हो। तो दैट सिंपल सी लॉजिक यहाँ से समझ करके आपको चलनी है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन अब थोड़ी सी हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं और करने का प्रयास करते हैं कि इसे किस तरीके से अच्छी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो 1 माइनस का t हो गया, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स माइनस e टू द पावर x माइनस का t ही बचेगा। और थोड़ा सा अच्छा से लिखो यार, यहाँ से e टू द पावर x माइनस का t और माइनस यहाँ पे देखो माइनस का 1 बनेगा, यहाँ से करोगे तो माइनस x माइनस का t, और यहाँ से आपके पास dt यही टर्म बच करके आ रही है। अब यहाँ से फाइनली एक बार और करते हैं, 1 माइनस का t, यहाँ पे माइनस को बाहर रख लो तो e टू द पावर x माइनस का t, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो फाइनली आपके पास बचेगा e टू द पावर x माइनस टी, एंड t का कोफिशिएंट माइनस है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करते हुए चलोगे। ठीक है, इन दिस सिचुएशन जब आप यहाँ तक करें तो माइनस का 1 माइनस का t हो गया, e टू द पावर x माइनस का t, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर बच गया e टू द पावर x माइनस का t। लोअर लिमिट x और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x पुट कर दी है। अब यहाँ से जो चीजें हैं उसे भी थोड़ा सा और भी एलिब्रेट कर सकते हो आप। तो यहाँ से देख लो दोनों में e टू द पावर x माइनस टी, e टू द पावर x माइनस टी है वो कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर में क्या बचा, माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ करोगे तो माइनस का 1, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस का t बचेगा, और यहाँ पर देखो ये निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा सिंपल सिंपल 1, एंड यहाँ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट x हो जाएंगी। इन दिस सिचुएशन यहाँ अगर आप लिखोगे तो e टू द पावर x माइनस का t, ये और ये हो गया कैंसल, बचेगा यहाँ पर t का टर्म, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। डायरेक्टली जब आप यहाँ पर x पुट करोगे तो देखो e टू द पावर x माइनस का x, और यहाँ पर भी x बचा माइनस, जब 0 पुट करोगे तो e टू द पावर यहाँ पर सिंपली x माइनस का 0, और यहाँ 0 पुट करते ये 0 हो जाएंगे। इन दिस सिचुएशन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो आपके पास e टू द पावर x माइनस एक्स 0, किसी का भी पावर अगर 0 हो गया इंटू एक्स, माइनस यहाँ तो 0 इंटू समथिंग 0, किसी के पावर 0 1, तो 1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, और यही आपके पास LHS के बराबर है। इन दिस सिचुएशन जब आपने इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व किया तो सॉल्व करके आपने देखा कि जो आपको मिल रही है वो ये कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू आपको x मिल रही है। इन दिस सिचुएशन आपने ये देखा कि ux जो आपको दिया हुआ था और वो क्या था, 1 माइनस का x इज ए सॉल्यूशन ऑफ
इंटीग्रल इक्वेशन आप ये लिख सकते हो। तो इन दिस सिचुएशन हमने आज वेरिफिकेशंस को भी देखा। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।